This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा बरसाने। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज मान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो आज फैकल्टी भी हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कौरप्रीत जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता तोषनीवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेजी जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण यह संस्थान 1995 से आज तक आपको इस स्तर पर, इस ऊंचाई पर दिख रहा है और ये विधा एक्यूप्रेशर थेरेपी आपको इतनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ रही है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन
टीच वन, यानी हम लोगों को सबके पास जाना है, सबको शिक्षित भी करना है, सबका ट्रीटमेंट भी करना है। यह संकल्प बड़ा संकल्प है और हम उसी मोटो को, उसी उद्देश्य को, उसी ध्येय को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और हमें विश्वास है कि जो आपका कृतित्व और व्यक्तित्व विकसित होगा, उसके कारण न केवल आपके घर परिवार का ही को ही इसका लाभ मिलेगा, बल्कि यह विधा पूरे विश्व में फैलेगी और अंत में समस्त पीड़ित मानवता को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः नीतू जैन जी का स्वागत कर रहे हैं और वो आज हम लोग ट्रीटाइज पर जो चर्चा कर रहे थे, ट्रीटाइज 3 पर, तो उसी में डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग आगे के चैप्टर नंबर 5 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके 8 मेरिडियंस हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि वो टिश्यू मेरिडियन कहलाती हैं। हम लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो टीसीएम ने कहा वो हमारी मेरिडियंस थी, ऑर्गन के मेरिडियन थी, वो ऑर्गन बेस पर। डॉक्टर वॉल ने जो मेरिडियन खोज किया वो टिश्यू मेरिडियन कहलाई, क्योंकि वो और डीप लेवल पर थी, तो इसलिए उनको टिश्यू मेरिडियन कहा गया। तो हम लोग टिश्यू मेरिडियन के नाम पर इन्हीं को जानेंगे, जो 8 मेरिडियंस है और एक 9 आंख वाली, बस। तो हम लोग जब भी कभी डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो ऑर्गन मेरिडियन और टिश्यू मेरिडियन में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पुनः स्वागत उनका और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। एंटी मेरिडियन। सबसे पहले सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और आज हम डॉक्टर वॉल की एक मेरिडियन, टिश्यू मेरिडियन पढ़ने जा रहे हैं, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन। तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन हम जानते हैं कि अभी हमने कई बार सर ने हमें इसके बारे में बताया है, डॉक्टर वॉल के बारे में, कि डॉक्टर वॉल ने हमें 9 टिश्यू मेरिडियंस दी हैं और 12 टीसीएम मेरिडियंस दी हैं। तो ये जो 12 टीसीएम मेरिडियंस है वो डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन की हैं, और जो टिश्यू मेरिडियन है 9, उनमें ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरिडियन है, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं, वो एलवाई मेरिडियन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम एंडी मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडी मेरिडियन का पूरा नाम हम बोलते हैं नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, या फिर इसको हम ग्रे मेरिडियन भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है मेनिंजेस सिस्टम मेरिडियन। तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, हम इसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नर्व डिजनरेशन मेरिडियन हम इसे क्यों बोलते हैं। तो नर्व्स का मतलब है कि न्यूरो की कोई प्रॉब्लम। तो अगर न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ध्यान सीधे सीधे एंडी मेरिडियन पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो न्यूरो की प्रॉब्लम है तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन को लेना चाहिए। ग्रे डिजनरेशन मेरिडियन इसका दूसरा नाम है। ग्रे डिजनरेशन मेरिडियन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन में हमारा व्हाइट मैटर है। तो व्हाइट मैटर का जब डिजनरेशन होता है तो वो डिजनरेशन होने के बाद में वो उसका जो माइलिन शीट होती है वो लूज हो जाती है, खो जाती है, तो ग्रे मैटर आ जाता है। तो इसलिए हम इसे ग्रे डिजनरेशन मेरिडियन कहते हैं। अच्छा, हम एक बात और बताना चाहूंगी कि डिजनरेशन का क्या मतलब होता है। डिजनरेशन जैसे कि हम कभी भी हम बीमार होते हैं, चाहे हमें फीवर हो, सर्दी खांसी हो, या हमारा कोई घाव फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो वो धीरे-धीरे हम रिकवर कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा बीमार होते हैं तो रिकवर कर लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन की, हमारे सेल्स वापस से जनरेट होके रीजनरेशन हो गया, हमने रिकवर कर लिया। डिजनरेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ खराब रह जाना, उसे वापस उसका रीजनरेशन, उसको ठीक नहीं हो पाना, और उसका धीरे-धीरे डिकेड होता जाना, खराब होता जाना, उसे हम डिजनरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम ग्रे डिजनरेशन को हमने समझा। अब मेनिंजेस सिस्टम मेरिडियन, मेनिंजेस सिस्टम मेरिडियन हम इसलिए बोलते हैं इसको, मेनिंजेस का मतलब होता है कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की कवरिंग की भी ये मेरिडियन है, उसको भी ये कवर करती है, तो इसलिए हम इसे
तीनों को ट्रीट करेगी ये, नर्व डिजेनरेट नर्व्स को, ग्रे मैटर को और मेनिंजेस, तीनों को ये ट्रीट करेगी। बॉडी में हमारे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं ये बात कि बॉडी में हमारे जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा मैं आप लोगों को, वैसे तो अभी सर ने क्लास ली थी, तो सर ने सब कुछ बता दिया था। एक बार हम थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिससे कि हमें नर्व डिजनरेशन मेरिडियन वेसल पढ़ने में थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी, जिससे हम रिकॉल कर लेंगे तो। तो नर्वस सिस्टम के हम 2 पार्ट मानते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम क्या समझते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सीधा-साधा मतलब है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। तो इसका मतलब है सेंट्रल मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइन, ये हमारे सेंटर में आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हो गए, ब्रेन और स्पाइन। अब पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब सेंट्रल नर्वस के जो दूर हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो दूर हैं, हमारी एक्सट्रीमिटीज हो गई, जो सारी चीजें, बाकी सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो पेरिफेरल में आते हैं। अब पेरिफेरल के भी हम 2 पार्ट कर देते हैं। पेरिफेरल में मोटर न्यूरॉन्स और एक सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को हम किस तरह से समझेंगे? तो पहले हम सेंसरी को समझते हैं। तो सेंसरी सेंसरी का मतलब, अगर हम सेंसरी को जान लेंगे तो हमें मोटर हमें आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंशिएट करना, जैसे मैंने भी जब समझा था तो मैं बार-बार कंफ्यूज हो जाती थी कि मोटर और सेंसरी में। तो सेंसरी का मतलब होता है सेंस करना। तो जैसे हमें कहीं पर भी काँटा चुभा, तो काँटा चुभता है तो एकदम से हमारा हाथ हटता है। काँटा चुभा तो वो सेंस हुई हमें। तो सेंसरी, जो सेंसरी नर्व्स हैं वो यहाँ से सीधे जाके ब्रेन को मैसेज देती हैं कि काँटा चुभा है। तो उसे बोलते हैं सेंसरी सिस्टम। तो वो सेंसरी न्यूरॉन हो गए। और मोटर, मोटर चली, वहां से मोटर चली, मोटर न्यूरॉन्स, वहां से वापस आया, मैसेज आया कि हाथ हटा लो, एकदम से काटा हटा दो, तो वो मोटर न्यूरॉन्स। तो इसके ये 2 भाग हो गए। तो हम इस तरह से मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को हम अलग कर सकते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स के फिर से 2 पार्ट हमने कर दिए, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक मीन्स कंट्रोल, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी यानी कि जो हमारे बस में है, जो हमें काटा जो हुआ, हमने हाथ हटा लिया, जो हमारे बस में है वो वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी वो होता है जो हमारे बस में नहीं है, जो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हार्ट हमारा बीट करता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, कुछ कुछ टाइम के लिए तो हम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक हम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलंटरी में आएगा। तो उसके 2 पार्ट्स हो गए। अब इनवॉलंटरी के भी 2 पार्ट्स हम करते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक का मतलब हो गया कि फाइट और फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। मतलब अगर सिम्पैथेटिक मतलब आप दया भाव रखना, यानी कि सिम्पैथेटिक में हम वो सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे जो इमरजेंसी में होती जो चीजें, जैसे हमें एकदम से भूख लगती है, एकदम से जो अचानक से होता है, एकदम से भूख लगती है, या ये मान लीजिए जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं और मान लीजिए एकदम से कुत्ता आ गया, तो हमारा हार्ट बीट करना शुरू करेगा और हम एकदम से भागेंगे, या तो हम भागेंगे या उससे लड़ेंगे। तो हमारा सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो काम करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारा, वो होता है रेस्ट और डाइजेस्ट करना। मतलब हम आराम की स्थिति में जब होते हैं और हमारा डाइजेशन सिस्टम जब काम करता है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से हमने एक बार थोड़ा-सा नर्वस सिस्टम को जाना, जिससे कि हम आगे अगर ये पॉइंट्स, ये वाली लाइन्स आएँगी तो हमें थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो और नर्व्स क्या हैं? नर्व्स, हम कई बार हम सब समझते हैं, जैसे मुझे भी ये कन्फ्यूज़न था कि नर्व्स क्या होती हैं, कि हम कहते थे नर्व्स दिखती हैं हमें। नर्व्स हमें नहीं दिखती हैं। नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, वो हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो वो नर्व्स एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर की तरफ प्रेज़ेंट होता है। ये जो हमें ऊपर दिखती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमें इनको हम नर्व्स नहीं कहते। अगर हम बॉडी बॉडी को खोल के अंदर से देखेंगे, तो हमें अंदर से वो नर्व्स एक धागे की भांति पूरे जाल जाल की भांति पूरे में फैला हुआ हमें दिखाई देगा। तो नर्व्स का काम क्या है? इम्पल्स को लेके जाना या लेके आना, ये हमारे नर्व्स का काम है। तो ये नर्व्स, एक छोटा सा मैंने नर्व्स का एग्जांपल दिया कि नर्व्स क्या होती हैं। अब नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? नर्वस सिस्टम की यूनिट यूनिट हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन होती है। तो बहुत सारे न्यूरॉन मिलके नर्व्स बनाते हैं। ये हमने नर्वस सिस्टम में सर ने हमें पढ़ाया है, तो हम जानते ही हैं ये चीज़। तो अब हम हमारी बुक में आते हैं कि बुक की तरफ आते हैं कि नर्वस सिस्टम एंडी मेरिडियन की तरफ आते हैं।
तो एंडी मेरिडियन जो होती है हमारी कहाँ होती है, ये हमारी हाथ की जो उंगली होती है, ये डोर्सल साइड में, ये अल्ना साइड जो हमारा थंब वाला साइड होता है उसे हम रेडियल साइड बोलते हैं, और जो हमारी स्मॉल फिंगर वाली साइड होती है उसको हम अल्ना साइड बोलते हैं। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसमें अल्ना साइड, ये जो हमारा बोन पे होते हैं ये वाले पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट हमारे बोन बोन पर होते हैं, और हमारे जैसे बोन से उतरते हैं वहां होते हैं डॉक्टर वॉल के पॉइंट। तो इस जो हम ये वाली इस तरफ हमारे इंडेक्स फिंगर के इस तरफ सारे पॉइंट हैं, यहाँ नीचे की तरफ पॉइंट है, जब इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगी। तो इस मेरिडियन में टोटल 8 बिंदु होते हैं, ज्यादा बिंदु नहीं होते क्योंकि इसे हमें याद करना आसान होता है। कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत हम पता कर सकते हैं कि हमें नर्व डिजनरेशन मेरिडियन यूज लेनी है। तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट हैं, और दोनों तरफ होती है, बायलेटरल होती है। और ये सबसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर वॉल की सबसे सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरिडियन है ये। फिर उसके बाद में ये जो मेरिडियन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन पर काम करती है। उसके अलावा ये हमारे ब्रेन और स्पाइन के अलावा ये हमारे हाथ पैर पे भी काम करती है पूरे। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो दोनों पे ये काम करती है। उसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है, साइटिका पेन हो जाता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ये सारे इन सारी बीमारियों का इलाज हम नर्व डिजनरेशन मेडिसिन से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पैरालिसिस हो जाता है, पोलियो हो जाता है, या हमारे मसल्स में कोई वेस्टिंग हो जाती है, क्षय होने लग जाता है, विकृति होने लग जाती है किसी हमारी बॉडी पार्ट में, तो किसी कहीं पे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो सब नर्व से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीजें नर्व से रिलेटेड होते हैं। तो हम इन सब चीजों का इलाज नर्व डिजनरेशन मेरिडियन पर, एंडी मेरिडियन पर करेंगे। इसे हम शॉर्ट में एंडी मेरिडियन कहेंगे। तो इनका ये लिस्ट है, आगे जो लिस्ट बना रखी है, ये हमारा है कि किस किस डिजनरेशन का इलाज हम एंटी मेरिडियन से कर सकते हैं। तो सबसे इसमें फर्स्ट है ग्रे डिजनरेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था, ग्रे डिजनरेशन होता है, ये व्हाइट सब्सटेंस होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारा माइलिन जब लूज हो जाता है उसका, तो वो ग्रे कलर एज्यूम कर लेता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम एंटी मेरिडियन से करेंगे। फिर है टेप्स डोर्सेलिस, मेरुरज्जु क्षय, मतलब कि अगर शरीर सूखने लगता है, इसमें शरीर सूखने लगता है, मस्कुलर डिसऑर्डर होने लग जाता है हमारा, जैसे हम करना क्या चाहते हैं होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाता है, और बहुत तेज दर्द होता है। सेंसेशन हमारा अगर हमें गर्म चीज पे हाथ लगाया और हमें फील ही नहीं हुआ है कि ये गर्म है, तो हम अपना हाथ हटाएंगे ही नहीं, तो हमारे संवेदन उस पे सेंसेशन खत्म होने लग जाता है, तो उसे टेप्स डोर्सेलिस कहते हैं। तो जिसका ट्रीटमेंट भी हम एंटीमेरिडन पर करेंगे। थर्ड है हमारा फेनिकुलर माइलोसिस। फेनिकुलर माइलोसिस क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें जो ट्यूमर होते हैं, तो वो उसके हमारे नेवल से और स्पर्मेटिक कॉर्ड की हर्निया से रिलेटेड होते हैं। तो ये भी एक बीमारी होती है जिसका इलाज भी हम एंटीमेरिडियन पर करेंगे। फोर्थ नंबर का है नर्वल स्क्लेरोसिस। नर्वल स्क्लेरोसिस मतलब नर्व्स का हार्ड हो जाना। कभी हमारी नर्व्स हार्ड हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन कई जगह से हार्ड हो जाती है, वैसे हमारी नर्व्स भी हार्ड हो जाती हैं, तो वो उसकी प्रॉब्लम भी हम एंटीमेरिडियन से ट्रीट करेंगे। ग्लायोसिस, ग्लायोसिस हमारा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, उस वो अगर कहीं से क्षति हो गया, वो डैमेज हो गया कहीं से, उसमें एस्ट्रोसाइट्स बढ़ गए, तो उसे ग्लायोसिस कहते हैं। उसको अगर एस्ट्रोसाइट्स वहां पर बढ़ने लगे हैं तो उसे ग्लायोसिस कहते हैं। इससे हम ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल ट्यूमर हो जाता है। इससे अगर ये ग्लायोसिस होते हैं तो इससे ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल ट्यूमर हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम एंटीमेरिडियन से ही करते हैं। साइरिंग्लो जो एस्ट्रोसाइट होते हैं, ये वर्चुअली जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, तो उसमें न्यूरॉन के अलावा न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, तो ग्लायल सेल्स उनको कहते हैं। तो ग्लायल सेल्स के ही तमाम ये पार्ट हैं, जिसमें 7-8 पार्ट होते हैं, तो उसमें से एक एस्ट्रोसाइट्स वगैरह भी हैं। तो इसलिए एस्ट्रोसाइट पर्टिकुलर एक वो है, तो यह समझिए कि ब्रेन में ही होगा, लेकिन वो न्यूरॉन्स के अलावा भी होते हैं, ठीक है, उसके सपोर्टिंग सेल के रूप में होते हैं। थैंक यू सर। फिर है साइरंगो बुल्बिया।
ये मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे ब्रेन स्टेम में जो स्पाइनल कॉर्ड से लगा हुआ जो सबसे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। उसमें अगर कैविटी हो जाती है तो हम नर्व एंटी मेरिडियन यूज करते हैं। फिर है सिस्टमेटिक एट्रोफी। जब अगर बीमारी कोई ऐसी हो जो अनुवांशिक हो, जो डिजेनरेशन अनुवांशिक हो और डिजेनरेशन डिसऑर्डर हो, तो उसमें भी हम एंटी मेरिडियन को काम में लेंगे। व्हाइट मैलेशिया, अगर सफेद भाग हमारा कोई होता है अंदर का वो सॉफ्ट होने लग जाता है तो हम एंटी मेरिडियन काम में लेंगे। एनसेफेलोमाइलोमैलेशिया, इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मुलायम पड़ जाते हैं, बहुत दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। ये हमारी सारी ब्रेन और ब्रेन से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सब में हम एंटी मेरिडियन को यूज करेंगे। इसी तरह से रेड मैलेशिया यानी कि थ्रोम्बोसिस, अगर कहीं ब्लड का क्लॉट होना या एम्बोलिज्म से कटे हुए सेरेब्रल इंफ्रेक्शन की प्रतिश्रुति लाल भाग, इसमें लाल भाग नरम पड़ जाता है तो हम एंटी मेरिडियन काम में लेंगे। ब्रेन टिश्यू सॉफ्टनिंग ड्यू टू बैक्टीरिया, इसमें जो ब्रेन होता है उसमें फोड़े हो जाते हैं, ब्रेन में अगर हमारे फोड़े हो जाते हैं तो उसको भी हम एंटी मेरिडियन से ही ट्रीट करेंगे। ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ब्लीडिंग, अगर कहीं से हमारे ब्रेन में कोई चोट लगती है या एकदम से शॉक होता है और ब्लीडिंग हो जाता है तो हमारा ब्रेन के टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो मिर्गी भी होती है इसमें और इसमें सिस्ट भी बन जाता है तो उसमें भी हम एंटी मेरिडियन यूज करेंगे। इस मेरिडियन में अब हम देखते हैं कि इसमें समिशन पॉइंट्स कितने होते हैं। इसमें एक समिशन पॉइंट होता है, वो ND1A होता है। वो पूरे नर्वस सिस्टम के लिए होता है, पूरे मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरे नर्वस सिस्टम के लिए एक समिशन पॉइंट होता है ND1A। और इसमें कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट जो होते हैं वो 3 होते हैं इस मेरिडियन के। ND1B होता है, ND3A होता है और ND4 होता है। ND1A जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पूरे नर्वस सिस्टम के लिए होता है। ND3A होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो समिशन ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और उसमें भी ND1B सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फुल हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ND3A है, ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द हेड के लिए होता है। और ND4 है, ये क्रेनियल नर्व्स के लिए होता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो हम जो सीएमपी पॉइंट है उसको आप इस तरह समझ लीजिए कि सीएमपी पॉइंट कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट उसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि ये ट्रीटमेंट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए उपयोगी है। इससे आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि किसी ऑर्गन में क्या एनर्जी है और इसी से उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसको इसका फुल फॉर्म तो याद रखिए कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका फंक्शन क्या है तो हम लोगों को बताना है कि दिस इज ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस पॉइंट या टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट, इसको टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट भी कह सकते हैं या डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। ठीक है, आगे चलिए। अब एक थंब रूल होता है, हम जब भी हम ये मेरिडियंस के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक थंब रूल होता है 1, 2 और 3। तो जो 1 पॉइंट होता है यूजुअली डायफ्राम के नीचे वाले जो पार्ट है हमारे, तो उसके लिए 1 नंबर यूज आता है। मिडिल पार्ट जो हमारे नेक तक का पार्ट है उसके लिए 2 नंबर यूज आता है। और हमारा हेड पोर्शन है उसके लिए हम 3 पॉइंट यूज करते हैं। तो ये थंब रूल होता है, हमेशा तो नहीं होता है लेकिन हाँ जनरली ये पॉइंट ये हमें याद कर सकते हैं। ठीक, एक सेकंड। डॉक्टर वॉल ने कंसेप्चुअली उन्होंने ये माना कि उन्होंने 1, 2, 3 का कंसेप्ट दिया और कहा कि जो नीचे का भाग का है, यानी डायफ्राम से नीचे के भाग में बात करेंगे और स्पेशली आप नाभि के नीचे की बात करेंगे तो आपको 1 पॉइंट को यूज करना है। इसके ऊपर जब आप बात करेंगे और चेस्ट एरिया की बात करेंगे तो आपको 2 नंबर को यूज करना है। और अगर ब्रेन वाली बात करेंगे या सर की बात करेंगे तो आपको 3 नंबर को इस्तेमाल करना है। ये उन्होंने अपने हिसाब से नंबर, इसीलिए उन्होंने बहुत आसानी हमारे भूत चिकित्सा में हो गई कि अगर हमको नीचे पॉइंट करना है तो तय है कि ND1, बीच वाले करना तो ND2 तय हो गया, ND3 तय हो गया। जो हमारा अब कंपेरिजन करिए, जो हमारा YNM है तो YNM में जो किया गया वो कंसेप्ट उल्टा हो गया, क्योंकि वहां पर मॉडर्न साइंस को इस्तेमाल किया गया। मॉडर्न साइंस में ऊपर से शुरू, जो ब्रेन से शुरुआत होती है तो उसको उनके यहाँ 3 पॉइंट थे 0, 1, 2, तो उन्होंने ऊपर 0, बीच वाले को 1 और नीचे वाले को 2 ले लिया। तो ये कंफ्यूजन हमेशा आप मत रखिएगा। डॉक्टर वॉल ने
ओरिजिनली पहले जो दिया था कंसेप्ट 1 2 3 का दिया था, और उसी के बेसिस पर जब डेवलपमेंट ये हुआ वाइएनएम का, तो वाइएनएम ने ऊपर से लिया, चेंज कर दिया, 0 1 2 लिया। क्लियर? चलिए जी, थैंक यू सर। कंसेप्ट क्लियर। अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ND1 पॉइंट, जैसा कि हम अभी सर ने बताया कि 1 पॉइंट है, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए और काम आएगा, तो डायफ्राम के नीचे। हाँ, और ND1 की लोकेशन भी हम देखते हैं। तो मेरा हाथ दिख रहा है सर? यहाँ पर है, मैंने चित्र दे दिया, नहीं दिखाई पड़ रही है? दिख रहा है आप हाथ। तो इसमें ये जो इसके लिए हमारा प्रोब यूज करेंगे। मेरे पास अभी है नहीं, मैं पेंसिल से बता देती हूँ। तो हम प्रोब यूज करेंगे, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रूव आता है। जो ये ग्रूव आता है, ये ग्रूव ND1 पॉइंट है। इस ग्रुप पे हम ND1 पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट, यहाँ के फिंगर वाले पे तो हम हमारा प्रोब यूज करेंगे, और नीचे जो पॉइंट्स हैं उसके लिए मैं बताऊंगी आपको, उसके लिए हम फिंगर यूज करेंगे। तो ये हम नेल्स के नीचे जाएंगे, यहाँ पे ग्रूव आ रहा है, ये मैम आपका ND1 वीडियो पॉइंट है। ऑन हुआ है? हाँ जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा? मेरा वीडियो नहीं आ रहा? नहीं, वीडियो मेरा वीडियो तो ऑन है। मैम वीडियो दिख रहा आ है। रहा है, आ रहा है। आ रहा है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके मेरे कनेक्शन मैं रीजन कर। जी जी, जो मेरा चित्र, ये वाला चित्र सबको दिखाई दे रहा है ना? जी हाँ सर। हाँ वो तो तो आ ये रहा है सर। जैसे मेल सर शेयरिंग भी दिखाई दे रहा है, वीडियो भी आ रहा है सर, हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक वीडियो भी आ रहा है। ठीक, बताइए। तो ये हमारा ND1 पॉइंट है। अब ये किस चीज के लिए काम आता है उसे हम देखेंगे। तो ये हमारा लंबर, नीचे के हमारा डायफ्राम के नीचे का पॉइंट है। तो ये लंबर और सैक्रल एरिया का पॉइंट है, मैरो और नर्व्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है। अब इसमें जब हम इस पर उपचार देंगे, तो हम देखेंगे कि इसके साथ में हम अगर UB61, तो हमारा उपचार 61, यस। थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि UB61 एक लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो उसके लिए हम UB61 को हम यूज करेंगे। तो अगर हमारे लंबर में पेन है, लंबर 1 से 5 में, या सैक्रल से 1 to 5 में कहीं भी डिजनरेशन हो रहा है, तो हम UB61 और ND1 दोनों पॉइंट को हम लेंगे। अब इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स डॉक्टर वॉल ने बताए हैं कि ये अगर हम ND1 के साथ साथ हम किस चीज के लिए ऐड कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। तो UB61 नर्व्स ऑफ लेग्स, पैरों की नर्व्स के लिए, और लंबर के लिए, सैक्रम के लिए, स्पाइन के लिए, ये UB61 हम यूज करेंगे। HT32 पॉइंट जो है वो हमारी आर्टरीज ऑफ लेग्स, तो हम ND1 के साथ HT32 यूज करेंगे, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। LY मेरिडियन हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका पॉइंट है LY12। तो LY12 जो पॉइंट है वो SMP पॉइंट है लिम्फ वेसल का, और स्पाइन और लंबर का 145, ये मेरु जो लंबर 145 का ये पॉइंट है LY12। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम LY12 को ND1 के साथ में ऐड करेंगे। फिर है हमारा स्प्लीन 10 या पेनक्रियास 10। हम जानते हैं कि स्प्लीन और पेनक्रियास, राइट में पेनक्रियास बोलते हैं और लेफ्ट में स्प्लीन बोलते हैं। डॉक्टर वॉल ने ये अलग कॉन्सेप्ट दिया है। तो उसके लिए हम अगर पेल्विस का मेजरमेंट पॉइंट है ये, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम SP10 और PN10 को ND1 के साथ में ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HT33। तो HT33 पॉइंट है MP मास्टर पॉइंट है एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन में अगर एब्डोमेन की वेन्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम ND1 के साथ में HT33 को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा UB27। तो ये मास्टर पॉइंट है इलियोसैक्रल जॉइंट, जो हमारी हिप्स की हड्डी होती। दिस इज सर्टेन मेजर पॉइंट, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएट करो। मेजरमेंट पॉइंट है ये। जी सर, It is मेजरमेंट measurement पॉइंट। हाँ, जी सर, ये हमारा कूल्हे की हड्डी और सैक्रल जॉइंट के लिए पॉइंट है UB27। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर कई बार हमें कूल्हे की हड्डी पे जब पेन होता है, सैक्रल में पॉइंट पेन होता है, तो ND1 के साथ हम इसको ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छे इफेक्ट हमें मिलते हैं। फिर है UB60, ये मास्टर पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज के नर्व्स का। तो अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमें पैरों में हमें कहीं है, तो UB60 हमने ऊपर देखा था UB61, तो UB60 भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो UB60 भी ऐड करेंगे तो हमें अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। SP8, ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज का मास्टर पॉइंट है, तो उसकी मसल्स का पॉइंट है। तो
तो अगर वहां पर प्रॉब्लम आती है तो इसे भी हम ND1 के साथ में ऐड कर सकते हैं। GB34 को हम जानते हैं कि पैरों की मसल्स का ये SMP पॉइंट है, तो समेशन मेजरमेंट पॉइंट, तो इसे हम ND1 के साथ में ऐड करेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिवर 7 हमारा पैरों की वेन्स का मास्टर पॉइंट है, तो इसे हम ND1 के साथ में ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB33, ये SMP पॉइंट है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज का, इसे हम ND1 के साथ ऐड करेंगे तो अच्छे इफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा UB60A जो पॉइंट है हमारा, वो मास्टर पॉइंट है लिम्फ ऑफ सैक्रम, कॉर्सेक्स और पेल्विक। नीतू मैम, मेजरमेंट पॉइंट वो तो सब लोग वीडियो में जाएगा ना, मेजरमेंट पॉइंट है वो, मास्टर सॉरी पॉइंट सर, जी सर, सॉरी सर, मेजरमेंट पॉइंट, मास्टर। जी सर, मेजरमेंट पॉइंट। UB60A हमारा मेजरमेंट पॉइंट है सैक्रम, कॉर्सेक्स, पेल्विक का, लिम्फ का मेजरमेंट पॉइंट है, तो ये हम इसको ND1 के साथ ऐड करेंगे, तो हमें अगर कोई सैक्रम में प्रॉब्लम होती है, कॉर्सेक्स में प्रॉब्लम होती है या पेल्विक, वो सारे ये ND1 के साथ में हम ऐड कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट हमारा लोअर रीजन का है, तो उनके साथ ND1 के साथ हम ऐड करेंगे तो हमें अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। SP9 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फ वेसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का, ये लिम्फ वेसल का क्लीनिंग का, लिम्फ वेसल मतलब हमारे क्लीनिंग का पॉइंट है, तो ये SP9 को हम ND1 के साथ में ऐड करेंगे। फिर है हमारा SP7 एंड PN7, ये SP7 स्प्लीन और पेनक्रियास का पॉइंट है, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है डायफ्राम ऑफ पेल्विस के डायफ्राम का पॉइंट है ये हमारा, तो इसे भी हम ND1 के साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है ST31 और SP11 या फिर PN7 और लिवर 11, ये पॉइंट अलग अलग 4 पॉइंट बताए हैं, ये हमारे मेजरमेंट पॉइंट है गोनेट्स के लिए, ओवरीज और टेस्टिकल्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसे ND1 के साथ में ऐड कर सकते हैं। GB39A, ये भी डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स जो डॉक्टर वॉल ने ऐड किए हैं वो पॉइंट है, जिनमें A-B जो अलग से उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इन पॉइंट्स के बारे में। तो ये SMP पॉइंट है लेटरल सेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट, हमारे एंकल जॉइंट का पॉइंट है ये, तो उसे हम ND1 के साथ ऐड कर सकते हैं। GB29 जो पॉइंट है हमारा, ये थर्ड मेजरमेंट पॉइंट है हिप जॉइंट का, तो इसे भी हम ND1 के साथ ऐड करेंगे तो अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ND1A। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपको कहीं ये प्रॉब्लम होगी तो आपको पहले पॉइंट तो आपको यूज करना वही ND1, फिर आपको दूसरा यूज करना दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट नंबर 1 ND1, दूसरा पॉइंट आपको यूज करना है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, जहां भी होगा CMP पॉइंट है उसको यूज करना है आपको, क्लियर। नंबर 2 पर, तीसरे पर आपको ये देखना है, ये पूरी सारे जो पॉइंट्स बताए हैं डॉक्टर वॉल ने, वो 2 चीजें बताई कि लिम्फ, उनके पास लिम्फ मेरिडियन है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कूड़ा करकट आपकी बॉडी में है तो पहले उसको भी निकाल दीजिए, तो जिस एरिया का कूड़ा करकट की बात कर रहे हैं उस एरिया के लिम्फ मेरिडियंस को उन्होंने टच किया कि भाई यहाँ का लिम्फ वेसल का पॉइंट है, इसलिए आप इसको हटा दीजिए। फिर उन्होंने कहा ब्लड सर्कुलेशन, अब उन्होंने बॉडी के 3-4 ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट है, ऊपर के पॉइंट है LU7 LU8, नीचे के पॉइंट है लीवर 7 और ST32, अब ऐसे उसी से जुड़े हुए पॉइंट है, तो इन सर्कुलेशन को भी बढ़ा दीजिए सो दैट कि सर्कुलेशन की वजह से कोई चीज हो रही हो और उसको, क्योंकि ब्लड को भी, उसको भी, नर्व को भी क्या चाहिए, बोलिए आप लोग सहमत है कि नहीं, नर्व को भी ब्लड चाहिए कि नहीं, पोषण कौन देगा, जी सर, पोषण देगा वो ना, तो इसलिए को सर्कुलेशन को भी, ताकि अगर मान लीजिए कोई नर्व है उसको भी कहीं पोषण मिलना चाहिए, तो उसको भी ब्लड देने के लिए हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से कर रहे हैं। प्लस जहां गोनेडल एरिया है वहां देखिए वही पॉइंट है जो उस एरिया के पॉइंट है, SP10 PN10 ये सब उसी के बगल में देखिएगा, ST आगे देखिएगा, नीचे देखिए ST ये PN SP7 PN ST31 SP11 ये सब पॉइंट आपके गोनेडल एरिया के आसपास के हैं, तो उन्होंने, डॉक्टर वॉल ने इस बात को कहा कि ये पॉइंट्स को देने पर भी हमको ट्रीटमेंट में फायदा मिलेगा। तो इस तरह आप ये ट्रीटमेंट बना लीजिए, इसी बेसिस पर आप पूरा ट्रीटमेंट चार्ट बना सकते हैं, प्रोटोकॉल बन गया, जहां की प्रॉब्लम है वहां के सब पॉइंट ले लीजिए, पहले नीचे वाला पॉइंट नंबर 1 लीजिए, पॉइंट नंबर 1 नीचे का पॉइंट, दूसरा
उसका सीएमपी पॉइंट, और तीसरे ये सब पॉइंट ऐड करते जाइए अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे सर्कुलेशन बढ़ाना है, जैसे आपका लिम्फ का वहां अटैच करना है। क्लियर? आगे चलिए। यस मैडम। जी सर, थैंक यू सर। तो जैसा अभी सर ने बताया, तो हम इन पॉइंट्स के साथ में आगे हम जो सीएमपी पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो पॉइंट हम ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ND1A पॉइंट। अब ND1A पॉइंट हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है, जो हमने पढ़ा था अभी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए ये SMP पॉइंट है ये। तो ये अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन और लोकेशन इसकी लोकेशन देख लीजिए आप लोग। जी सर, इसकी लोकेशन मैं बता रही हूँ। तो जब हम जो हमारा फर्स्ट वाला जॉइंट है, इससे हम नीचे जाएंगे। ये फर्स्ट जॉइंट है हमारा वात जॉइंट, उंगली वात का जॉइंट हुआ ना, वात जॉइंट। हाँ, ये वात जॉइंट वात के जॉइंट, नीचे, जस्ट वात जॉइंट के वात नीचे जॉइंट। जहां हड्डी, देखिए लोकेशन आप देखिएगा, डॉक्टर वाल की लोकेशन की एक विशेषता और है, जहां तीन, जो अगर किसी हड्डी का दो, एक ऊपरा भाग होता है, ऊपरी वाला जहां ऊपर मुड़ा हुआ होता है, याद करिए, चौड़ा होता है ऊपर वाला ना, फिर हड्डी नीचे पतली होती है और उसके बाद आकर के फिर मोटी हो जाती है नीचे आकर के। तो देखिए उनके पॉइंट हमेशा आपको मिलेंगे, या तो उतरते हुए, या बिल्कुल मध्य में, और या नीचे चढ़ते हुए। बस 3 पॉइंट मिलेंगे आपको हमेशा। ये हमेशा देख लीजिए हड्डी में। देखिए वात ज्वाइंट में, वात ज्वाइंट से नीचे उतरे, हड्डी उतर रही है, वहीं पर पॉइंट है। फिर दूसरी जब हड्डी चढ़ रही है दोबारा, फिर मोटाई हो रही है, तो वहां पर पॉइंट है। इसी तरह ND1C देखिए, वो भी उतर रही है, तभी वन पॉइंट है। ND2 देखिए, जब दोबारा मोटी हो रही है, तब वहां पर पॉइंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। और देखिए ND3 फिर जहां उतर रही वो पॉइंट है। ND3A बिल्कुल बीचों बीच है, देखिए बीचों बीच पॉइंट है। और ND4 आपका फिर वही पॉइंट है जहां पर कि वो हड्डी दोबारा मोटी हो रही है और वहां एक जॉइंट मिल गया है। क्लियर? चलिए अब बताइए जी सर। नीचे तो ये ND1A पॉइंट है हमारा, जो हमारा वात जॉइंट है। इससे जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, यहाँ पर एक ग्रूव है, ये ND1A पॉइंट है हमारा। और जैसा कि सर ने बताया, ND1B पॉइंट, ये हमारा जो पित्त जॉइंट है, जिससे नीचे चलेंगे, यहाँ पे एक ग्रूव आ रहा है। जब हम चलेंगे तो यहाँ एक ग्रूव आ रहा है, ये ND1 पॉइंट, 1B पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा CMP पॉइंट, ये ND1 पॉइंट। और जब इस पित्त जॉइंट से नीचे चलेंगे, तो यहाँ पर फिर एक ग्रूव आ रहा है, ये ND1C पॉइंट है। और ND2 पॉइंट की लोकेट करने के लिए हम प्रोब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोब से हमें बहुत पेन होगा। तो ND2 को पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम हमारी फिंगर रखेंगे। ये जो हमारा ये वाला जॉइंट है हमारा, ये वाला जॉइंट हमारे नकल से होते हैं। इसके ऊपर की तरफ, यहाँ से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ग्रूव आ रहा है, यहाँ तेजी से दबाएंगे तो हमें ग्रूव दिखता है। ये ND2 पॉइंट है। तो हम इस पे हम कोई दाना मेथी का दाना नहीं लगाएंगे, या तो हम मटर का दाना लगाएंगे, या फिर हम मैग्नेट लगाएंगे। तो उसको हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, इस तरह से वर्टिकली टेप लगाएंगे, वरना ये इधर उधर होके ये पॉइंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट सही लोकेट नहीं होगा। फिर ND3 पॉइंट जो है, वो इससे हम जब नीचे जाएंगे, तो ये इससे जस्ट नीचे आते ही, हड्डी से नीचे आते ही, ये जो ग्रूव हमें मिलता है, ये इस वाली, इधर वाली हड्डी पे, ये इस वाली हड्डी, ये दोनों हड्डियां पास पास आ रही है, लेकिन हमें इस वाली हड्डी पे लेना है ये पॉइंट। ये हमारी इंडेक्स फिंगर वाली हड्डी पे जो आ रहा है, ये ND3 पॉइंट, ये हमारा ND3 पॉइंट है। ND3A पॉइंट हम तब लोकेट करेंगे जब हम ND4 पॉइंट लोकेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ND3 करेंगे और ND4 करेंगे। तो ND4 पॉइंट हम जब नीचे जाएंगे, तो ये हमारा एक, जहाँ पे दोनों हड्डियां मिल रही हैं, ये हमारा ND4 पॉइंट है। तो ND4 और ND3, इन दोनों के मिडिल पॉइंट जो है, वो ND3A, ये भी हमारा CMP पॉइंट है। तो 3 हमारे CMP पॉइंट हो गए, ND1B, ND3A और ND4, ये 3 हमारे CMP पॉइंट हो गए। तो इस तरह से ये हमारी लोकेशन ND के पॉइंट्स की है। अब ND1A जो पॉइंट है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है, और ये ब्रेन और हमारे स्पाइन के लिए, ब्रेन और स्पाइन दोनों के लिए यूज आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसके साथ में हम HT10A, ये SMP है पैरासिम्पैथेटिक नर्व का। पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमने अभी जानी थी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होती है, कि जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट,
उसमें काम करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो उसके लिए या वेगस नर्व हमारी कौन सी होती है? जो वेगस नर्व हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, जो हमारी ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट नर्व होती है, और वो बाकी सारी जो क्रेनियल नर्व है वो सिर्फ फेस तक रह जाती हैं। लेकिन जो हमारी वेगस नर्व है वो पूरी बॉडी में अलग अलग सारी बॉडी पार्ट्स में वेगस नर्व जाती है। तो ये हमारा एसएमपी पॉइंट है ST10A। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व का भी पॉइंट है और वेगस नर्व का भी पॉइंट है। और इसके साथ हम जीबी कल की बदतमीजी ऊपर से बैठ के भागी। मुन्नी जी आप प्लीज अपना बंद करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी। जी, थैंक यू। डॉक्टर तो ये GB20 जो है वो हमारा एसएमपी पॉइंट है सिंपैथेटिक नर्व का। पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पॉइंट है ST10A। और सिंपैथेटिक नर्व जो हमारी फाइट एंड फ्लाइट में काम करता है उसका पॉइंट है हमारा GB20। ये एसएमपी पॉइंट है, तो इसको भी हम यूज करेंगे। और इसके अलावा हम UB11B को यूज करेंगे। उसके अलावा हम एसएमपी जो स्पाइन का पॉइंट है, ये UB11B जो पॉइंट है हमारा एसएमपी पॉइंट है स्पाइन के लिए, वर्टिब्रल कॉलम के लिए पॉइंट है। उसके साथ में हम LY के 12 पॉइंट को यूज करेंगे जो एसएमपी पॉइंट है लिम्फ वेसल का स्पाइन के लिए। तो ये हमारा अगर ब्रेन और हमारे स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है तो इन सारे पॉइंट को हम ND1 के साथ में ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारे नर्व्स के लिए हैं, स्पाइन की नर्व्स के लिए हैं ये पॉइंट। तो इसके हम अगर इनको ऐड करेंगे ND1A के साथ तो हमारे ब्रेन और स्पाइन के रोगों में हमें ट्रीटमेंट मिलेगा। और हम पढ़ ही चुके हैं कि शरीर के हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उसको हिंदी में परानुकंपी स्नायु जाल कहते हैं। और अनैच्छिक यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए वो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है उसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। एंटायर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है ना। पेरिफेरल वाले में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो ब्रेन के दोनों पार्ट मिले हुए हैं। क्यों? स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती है नर्व और ऊपर ब्रेन से भी निकलती है नर्व। तो जो नर्व का इनर्वेशन होता है वो तो बॉडी में होता पेन के रूप में, इसलिए उन्होंने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कह दिया है। वैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्पेसिफिकली आपको पेरिफेरल के संदर्भ में है, लेकिन यहाँ अर्थ ये है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है होगी वही तो आगे जाके जो नर्व्स के रूप में आगे फैल रही है पेरिफेरल, उसी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कह दिया गया है। बट इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोथ, इसलिए कहा कि पूरे एंटायर उसके लिए। क्लियर? इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, जो जानने वाले होंगे वो सोचेंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है? जी सर, इसे हम नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज में आ जाएगा। जैसे मैं भी पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी तो सर की क्लासेस बार बार ली, तो हम जब सर की वीडियोस को बार बार सुनेंगे तो हमें नर्वस सिस्टम समझ में आ जाएगा। और नर्वस सिस्टम अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम नर्व डिजनरेशन मेरिडियन को भी अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है ND1B जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा CMP पॉइंट है, तो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है नर्व डिजनरेशन का। ये पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दोनों अलग अलग लिख रखा है, मतलब एंटायर नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ND1B पॉइंट को अगर हम नर्व की कोई भी प्रॉब्लम है, न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहले माइंड में ND1B तो लेना ही लेना है। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज की प्रॉब्लम है तो 1 पॉइंट, मिडिल की है तो 2 पॉइंट और अपर की है तो 3 पॉइंट, लेकिन ND1B पॉइंट हम हमेशा ऐड करेंगे क्योंकि वो CMP पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे पेरिफेरल नर्वस जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर और 31 पेयर हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो ये सारी नर्व्स को ये कवर करता है। तो उसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व सारी सारी चीजें आती हैं, सबको ये कवर करता है। और ये कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हम ND1B को जरूर ऐड करेंगे। तो ये हमारा ND1B पॉइंट है। लोकेशन हमने देख ही ली है इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ND1C। तो ND1C पॉइंट जो है हमारा, ये मेजरमेंट पॉइंट है
हमारे मेनिंजेस का। मेनिंजेस हमने अभी पढ़ा था कि हमारे ब्रेन की कवरिंग है, ब्रेन की कवरिंग को भी ये एंडी मेरिडियन नर्व डिजनरेशन मेरिडियन कवर करती है। इसका एक नाम मेनिंजेस सिस्टम की मेरिडियन भी है। मैंने तो उसे ब्रेन के कवरिंग के रूप में ब्रेन को जो 3 कवरिंग होती हैं, एक ड्यूरा मैटर, एक आर्कनॉइड मैटर और एक पाया मैटर, 3 होते हैं, उनको कहलाते हैं, वो ब्रेन की कवरिंग होती है। इन कवरिंग में कोई जो है बीच में सीएसएफ, बीच वाले में ड्यूरल जो स्पेस होता है मैंने उसका पाया मैटर और उसके बीच में, तो वहां पर सीएसएफ बहता रहता है, सीएसएफ पोषण देता है, प्लस टॉक्सिन जो है उसको निकालने के भी यही रास्ता है और सीएसएफ आगे चल के बाहर निकल जाता है। अब मान लीजिए वहां कोई मेनिंजेस में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, चाहे आप नीचे से ट्रेवल किया हो आप ब्लड के थ्रू, और चाहे किसी तरह और आ गया हो, तो इन मेनिंजेस में जब कभी प्रॉब्लम होती है तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। यानी सीएसएफ की मात्रा घटेगी बढ़ेगी तो भी मेनिंजेस को प्रभावित करेगी। ऐसी दशा में मेनिंजेस के लिए संबंध में कहीं कोई आपको रिपोर्ट समझ में आए तो आपको ND1C भी लगाइए, 1B तो लगाइए, 1B को नहीं मनाइए, ND1B लगाइए, लेकिन मेनिंजेस के लिए ND1C भी लगाइए। जी जी ठीक। सर, जैसे सर ने बताया मेनिंजेस के लिए हम सर, ND1C पॉइंट को। सर एक चीज पूछ लूं? जी बोलिए। सर जो मेनिंजेस की बात आ रही है, तो जैसे मेनिंजाइटिस होता है, बुखार, दिमागी बुखार होता है, तो क्या हम जी। उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो बिल्कुल, मेनिंजाइटिस माने मेनिंजेस की बीमारी है वो ऐसे वो मेनिंजेस की बीमारी है, वो ब्रेन का, इसीलिए उसको ब्रेन फीवर कहा जाता है। ठीक है, तो और सबको ब्रेन फीवर नहीं कहा जाता, उसको स्पेशली कहा जाता है मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हम लोगों ने कल पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन पढ़ा था ना, कि कहीं भी कोई जीवाणु कहीं आ गया तो वहां पर वो क्या होगा, सारी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। तो मेनिंजेस में जब प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आइटिस हो जाती है ना, आइटिस, तो आइटिस वहां पर आग हो गई तो मेनिंजाइटिस कहलाती है। तो वो मेनिंजेस में प्रॉब्लम है तो आपको ND1C पॉइंट लगाइए, ND1C पॉइंट लगाना ही लगाना है। ब्रेन का ऊपर पार्ट ND3 पॉइंट आएगा, याद करिए, ND3 ऊपर आएगा, ND1C आएगा, ND1B आएगा, और इसके अलावा 2-4 पॉइंट और बता दीजिए। TW19 आएगा फॉर मेनिंजेस फॉर ब्रेन, ये उन्होंने डॉक्टर वॉल ने कहा है, ये TW19 भी उससे कवर करता है। तो ये पॉइंट 3-4 पॉइंट आप लगाइए, देखिए। और आइटिस है, आप सेडेट करना होगा। क्लियर? आइटिस हम लोग समझा ना कि एनर्जी बढ़ी है, बस आइटिस में आप तुरंत सेडेट कर दीजिए। तो ये कैसे पता लगेगा और चीजों का? ये तो टिस का तो मालूम है कि ये इनको टून करना है, सीडेट करना है, डॉक्टर बोल के। जैसे मेनिंजाइटिस, कहीं कोई लिखेगा, रिपोर्ट देगा कि मेनिंजाइटिस, तो मैंने अभी कल कहा था कि जो आइटिस है वो बुखार है, बुखार आया तुरंत, एक्यूट कोई अटैक हुआ तो हमेशा एनर्जी बढ़ी रहती है, जब क्रॉनिक होता है तो एनर्जी घटती है। ठीक है, तो सीएमपी पॉइंट को आप 1B को मत सीडेट करिए, 1B को तो टोन कर दीजिए, लेकिन 1C को तो सीडेट करिए, और ND3 को भी सीडेट करिए, क्योंकि वहां पर एनर्जी बढ़ी हुई है ब्रेन में। लेकिन ND3 उसमें भी काम आता है, जो आपका डिमेंशिया वगैरह में, तो उसमें तो टोन करना पड़ेगा ND3। हाँ नहीं, डिमेंशिया अगर आपको देखिए, अगर क्रॉनिक डिमेंशिया हो गई है तो डिमेंशिया में टोनिंग भी संभव है, और कभी कभी ये भी आवश्यक है, हो सकता है कि आपको एनर्जी वहां बढ़ी दिखाई पड़े तो आपको सेडेट करना पड़े। उस पॉइंट को चेक करिएगा, जैसे ND1C पॉइंट है ना, जो हम बार हम लोग कह रहे हैं ना, कि जैसे ब्रेन का मामला है तो आपको ये उन्होंने लिखा मेनिंजाइटिस, अभी हमको मालूम है कि मेनिंजाइटिस है, यानी एनर्जी अभी आई है, बढ़ी हुई है। तो इस पॉइंट को जो अभी बताया ना मैडम ने, तो इस पॉइंट पर आप एनर्जी नापिए। बार इन्फ्लुएंस की बात क्यों करते हैं कि इन सब रोगों में एनर्जी मापना बहुत आवश्यक है। कहीं पेट के रोग में है, कहीं कुछ हाथों पैर में है, चलो भाई वहां चल गया, कोई दिक्कत नहीं हो, एनर्जी कमी घटी आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग डॉक्टर वॉल के बारे में कहा कि डॉक्टर वॉल कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगी एनर्जी जाएगी, तो आपको 20-25 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि आपको तकलीफ हो रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ब्रेन के मामले में हमको रिस्क नहीं लेना है, तो हम लोगों को जानना चाहिए
कि कैसे वहां पर चेक करिए, अपना फिंगर रखिए, उस पॉइंट पर जब फिंगर रखेंगे तो आपको लगे नहीं तो एक और सिस्टम बताया हुआ था, याद आप करिए आप, कि मैग्नेट लगा दीजिए, मैग्नेट लगाइए, आपको जैसे सर में कोई लगे हटा लीजिए मैग्नेट, उल्टा कर दीजिए, टोनिंग, पहले टोनिंग था, अब सीडेट कर दीजिए। अब आपको अगर ब्रेन को अच्छा लगने लगे तो यानी आपकी एनर्जी वहां बढ़ी है, आप सीडेट करते रहिए। ठीक ओके, मैम, ठीक, ओके। चलिए आगे। थैंक यू सर। तो हम इसमें ND1C के साथ में हम ट्रिपल वार्मर का सर 19 पॉइंट भी डिमेंशिया के लेंगे। केस में पहले कंफर्म होना चाहिए कि वास्तव में डिमेंशिया है कि नहीं है। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को भूल जाता हूँ, मुझे डिमेंशिया है। वो कंफर्मेशन भी चाहिए क्या वास्तव में डिमेंशिया है उनको कि नहीं। तो ज्यादा लोग बोलते हैं यार वो कहाँ रख देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे डिमेंशिया हो गया है। तो उस पर ना जाया जाए सर, उसको जहाँ तक डिमेंशिया मेरा तो, विचार है। अब उसको डिमेंशिया तो नहीं बोलते हैं, डिमेंशिया तो कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर को बताएगा ना, ऐसे नहीं। देखिए हमारे पास टेस्ट बहुत फार्मूले नहीं है, या तो डॉक्टर वाल की डर्मेटोलॉजी मशीन हो तब बताएंगे, अदरवाइज हमारे पास अभी नहीं है। हम उसके बेसिस पे पहुंचते हैं, अगर रिपोर्ट आती है हमारे पास तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो हम वही इन्फ्लुएंस प्लस माइनस लगाइए, खुद ही करिए। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा उंगली से तो आप मैग्नेट लगाइए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करने में आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आपको देखिए समझ जाइए। ठीक है, चलिए जी मैडम। जी सर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे ND2 पॉइंट। तो ND2 नंबर है, तो ये हमारा डायफ्राम वाला पॉइंट है, बीच मिडिल वाले एरिया के लिए। तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन के लिए, पेरिफेरल नर्व्स के लिए पॉइंट है। तो सर्वाइकल में ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ND2 लेंगे, ND1 भी तो हम ऐड करेंगे ही। तो सर्वाइकल में ND2 बहुत इफेक्टिव पॉइंट होता है। तो थोरेसिक स्पाइन डिजनरेशन अगर हो रहा है तो ND2 और UB29, ये UB29 भी हमारा स्पाइन की जहाँ पे थोरेटिक एरिया वहीं के आसपास का पॉइंट है, तो हम इसमें UB29 को ऐड करेंगे। और सर्वाइकल में अगर वो प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे डिजनरेशन हो रहा है, तो हम ND2 के साथ में SI6 को ऐड करेंगे। अब SI6 जो पॉइंट है वो मेजरमेंट पॉइंट है हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज की नर्व्स का और सर्वाइकल डिजनरेशन का। तो SI6 हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज में हाथों, बाहों और गर्दन, वो सारा डिजनरेशन का पॉइंट है, तो SI6 बहुत अच्छा पॉइंट है। तो सर्वाइकल के साथ के लिए हम ND2 के साथ में SI6 को भी ऐड करेंगे। अब अपर एक्सट्रीमिटीज को अगर हमें ट्रीट करना है तो ND2 और SI6 तो लेंगे ही, और एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए अगर हमें हमारी आर्म्स के लिए लिम्फ कंजेशन हो रहा है, अगर हमें क्लीनिंग करना है वहां पे लिम्फ कंजेशन मतलब वहां पे अगर कंजेशन हो रहा है, कुछ रुकावट हो रही है, तो उसके लिए हम LY मेरिडियन का 6 पॉइंट ऐड करेंगे। फिर हम आर्म्स की अगर वेन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे अगर कंजेशन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो LU8 को हम ऐड करेंगे ND2 और SI6 के साथ में। LU7 को हम आर्म्स की आर्टरीज के लिए ऐड करेंगे। SI7 को हम अपर एक्सट्रीमिटीज की नर्व्स के लिए ऐड करेंगे, और SI9 को हम हमारे मस्कुलर टेंडन्स और आर्म्स के लिए, स्पेशली फोर आर्म और हैंड के लिए हम ऐड करेंगे। और UB11 को हम आर्म्स की बोन सिस्टम के लिए ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल बन जाएगा कि ND2 हमें SI6 और ND2 तो लेना ही है, ND1 भी लेंगे, और उसके साथ में हम किसी भी जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है उनमें से किसी भी पॉइंट को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल बन जाएगा। अब हमारा है ND3 पॉइंट। ND3 पॉइंट जो है वो हमारा ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन स्टेम जो हमारी होती है उसमें हमारा ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम होती है, उसके ब्रेन स्टेम में हमारा स्पाइन के ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और सेरेब्रम। तो उसके लिए हमारा मिड ब्रेन, हाँ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, सरब्रम भी आता है वैसे। जी सर। सेरेबेल, तो ब्रेन के पोन्स के सामने बगल में ही सेरेबेलम भी है, तो वहां की हो जाएगा ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम एंड एनसेफेलॉन, सबके लिए कहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो ये पूरे ब्रेन के लिए हमारे कभी सर में दर्द होता है तो भी हम ND3 पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे हेड एरिया के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। अब ND3A, अब ND3A एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो हमारा हेड होता है उसके लिए, हमारा क्रेनियल नर्व्स के लिए, क्रेनियल गैंग्लिया का नर्व डिजनरेशन का पॉइंट है ये। तो ये हमारा CMP पॉइंट है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द हेड।
तो इसे हम नर्व डिजेनरेशन में काम में लेते हैं अगर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स क्रेनियन जो हमारी होती है क्रेनियन नर्व्स हमारी जो क्रेनियल हमारा हेड को बोलते हैं उससे नर्व्स निकलती है वो क्रेनियल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स के लिए तो हम ND4 को यूज लेंगे लेकिन क्रेनियल गैंग्लिया के लिए हम ND3A पॉइंट को यूज करेंगे। और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का बहुत अच्छा पॉइंट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ND4 हमारा CMP पॉइंट है। ये भी हमारा एक और CMP पॉइंट है हम लोग क्रेनियल गैंग्लिया नर्व्स का। हम लोग गैंग्लिया से समझ गए ना। गैंग्लिया हम लोग फिर तो याद करिए गैंग्लिया क्या था। हम लोग भूल जाते हैं गैंग्लिया क्या था। जो गैंग्लियन हम मैसेज लोग रिसीव करता था, बच्चों का गुस्सा मैसेज रिसीव करता। हाँ एग्जैक्टली जहां पर हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है जहां पर हमारा कोई सेल बॉडी पड़ा हुआ है, जहां सेल बॉडी पड़ा हुआ है हम उसकी बात करते हैं कि वहां सेल बॉडी कोई है वो गैंग्लिया कहलाता है। तो यानी कोई अगर पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया ऑफ द हेड है यानी कहीं से नर्व आ रही है वो गैंग्लिया में आ रही है। तो ऊपर अगर ब्रेन की बात कर रहा है ये गैंग्लिया की तो वहां अगर गैंग्लिया की बात करें तो वहां सेल बॉडी पड़ी हुई है उसको गैंग्लिया में बोल करके उसको बोलेंगे हमका न्यूक्लियाई और नीचे गैंग्लिया जब पैरासिम्पैथिक में कहिए तो ये पैरासिम्पैथिक तो इसमें है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया ना। तो यानी आपके इस वाले रिसीविंग एंड में जब कोई सेंसरी को वो इफेक्ट कर रहा है तो वहां पर पैरासिम्पैथिक का जो सेंटर बना होगा और न्यूक्लियस बैठा होगा वो हमारा बैठा होगा इसी एक गैंग्लिया में उसका है। क्लियर। तो गैंग्लिया को हम लोग फिर भूलेंगे नहीं बार बार। न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया बोलते हैं उसको। ठीक चलिए आगे। ND4 बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए। ND4 हमारा क्रेनियल नर्व्स का पॉइंट है। तो क्रेनियल नर्व हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 होती हैं। तो जो सबसे पहली है वो ऑल्फैक्टरी होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। ये हमारी स्मेल के लिए होती है। तो इसमें न्यूक्लियस इन ब्रेन ये इसमें फोर ब्रेन का जो पॉइंट है ये फोर ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो उसमें फोर ब्रेन का पॉइंट है GV23-1 तो उसके लिए काम करती है। और नर्व ट्रीटमेंट के लिए पॉइंट है UV21 तो ये हम डॉक्टर वॉल के ही पॉइंट हैं। तो ये हम इसके साथ में ND4 के साथ में हम जिस चीज हम जब रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि कौन से नर्व में हमें प्रॉब्लम है, कौन सी क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है। तो उसमें देख के हम हमारा प्रोटोकॉल जब बनाएंगे तो हम ND4 के साथ ND1 भी और इसके साथ में हम ये वाले जिस नर्व का पॉइंट प्रॉब्लम है उस पॉइंट को हम ऐड कर देंगे। ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों के लिए दृष्टि के लिए है। सॉरी सर थोड़ा सा ब्रीफ देना पसंद करेंगे। ये जो 2 कॉलम दिया है न्यूक्लियस इन ब्रेन एंड नर्व ट्रीटमेंट पॉइंट इस पे ये चार्ट को जाए बिफोर वी गो थ्रू दिस चार्ट ये 2 कॉलम पे थोड़ा सा बता दें। हाँ डॉक्टर वॉल का ये कहना था कि ये जो ब्रेन का न्यूक्लियस है जैसे निकली है ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ से निकली है, फोर ब्रेन से निकली है। उसका उन्होंने पॉइंट बताया GV23-1 यानी पहले आप कोशिश करिए कि UV2-1 से काम चला लें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं न्यूक्लियस जहां से शुरुआत हुई है वहीं गड़बड़ हुआ है तो GV23-1 भी आप यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है ना। नर्व जहां से शुरुआत हुई है अगर उसी सेंटर में कोई गड़बड़ी हो गई क्योंकि सेंटर वहां क्या है वहां तो नर्वस सिस्टम है तो नर्व सिस्टम है मान लीजिए वहां कहीं गड़बड़ी हो गई तो पहले आप कोशिश करिए कि UV2-1 से काम बन जाएगा आपका। अलॉन्ग विद ऑल्फैक्टिन आप जो और ट्रीटमेंट करना चाहें ND4 करिए और ND1B कर लीजिए और UV2-1 कर लीजिए। न भी समझ में आ रहा तो GV23-1 बाद में आप यूज करिए। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां न्यूक्लियस है वहीं से इसको निकलने में प्रॉब्लम हुई हो। गंगोत्री में तब जाएंगे ना जब पहले देखिए गंगा जी इलाहाबाद वगैरह में ठीक कर लेंगे तब गंगोत्री जाएंगे। गंगोत्री है जी ठीक राइट सर। तो उस कंडीशन में सर UV21 और GV23-1 दोनों को एक साथ दे सकते हैं। ND4 UV2-1 और ND1B उसको नहीं भूलना है। CMP पॉइंट कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है वो आपका टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है। तो पहला नंबर 1 ND4 और फिर UV2-1।
जी सर ये UB2-1 मींस UB2 और UB1 पॉइंट, राइट? UB2-1 इसी में इनके नहीं नहीं डॉक्टर बॉल के पॉइंट है 80 वो मिलेंगे, T-4 में मिलेंगे। ओके सर। ये जब हम टेटाइस 4 पढ़ेंगे तो ये यूरिनरी T-4 में ब्लैडर सब के पॉइंट है। देखिए कुछ डॉक्टर हाँ बॉल ने पहले समझ लीजिए, जो पहले हमने बताया था कल परसों में कि डॉक्टर बॉल की विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, कोई बहुत पॉइंट उन्होंने चेंज नहीं किया। चाहते तो एक नया थ्योरी बना सकते थे, उन्होंने नई थ्योरी नहीं बनाई। उन्होंने जो भी पॉइंट कोई खोजे बगल में तो उसको देखे UB2 के आसपास खोजा तो UB2-1 कर दिया, और खोज लेते तो 1A कर देते, और खोज लेते तो 1B कर देते, 2-1-1B 1A इस तरह कर दिया। यानी उन्होंने क्रेडिट दिया TCM को, लेकिन अपनी रिसर्च को ऐड कर दिया, बस। क्लियर? ओके सर, क्लियर। चले जी, चले मैडम। नेक्स्ट है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो ये फोर ब्रेन से रिलेटेड है तो GB23-1, और वैसे हम इसका GB1-1 पॉइंट देंगे, और ND4 और ND1B पॉइंट तो हम ऐड करेंगे ही। ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है हमारी, वो आंख की मोटर नर्व है, ये मिड ब्रेन से रिलेटेड होती है, और मिड ब्रेन का पॉइंट होता है हमारा GB9। और आईज के लिए हमारा पॉइंट होता है, आईज के लिए ये आई ऑर्बिट की मेरिडियन है I3 और GB10A, ये 2 पॉइंट इसमें लिख रखे हैं किलोमीटर के लिए, तो ये पॉइंट हम ऐड करेंगे। फिर ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर भी आंख की मोटर नर्व है, ये इसमें ये भी लिख रखा है कि मोटर नर्व है या सेंसरी नर्व है या मिक्स नर्व है, ये हम हमारे पास BHB की बुक है तो उसमें भी हम देख सकते हैं 145 पेज नंबर पे वो सारा इसमें लिख रखा है। तो आंख की जो मोटर नर्व है इसका हमारा न्यूक्लियस का पॉइंट है, ये मिड ब्रेन का पॉइंट है GB9। और ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर के लिए आइज ऑर्बिट का पॉइंट है I1 और गॉल ब्लैडर का पॉइंट है 10A। फिर ट्राइजिमिनल, ट्राइजिमिनल जो नर्व है हमारी जॉ से रिलेटेड होती है, तो जो हम चबाते हैं खाते हैं या आंख से जो भी मूवमेंट्स होते हैं तो वो ट्राइजिमिनल से होते हैं। तो ये पोन्स का पॉइंट है, इसमें जो न्यूक्लियस है पोन्स का पॉइंट है UB9, मिड ब्रेन का पॉइंट है GB9 और मेडुला, ये 3 पॉइंट है हमारे पास UB10। तो ये 3 पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके इसके पहले हम GB3, जो नर्व्स का पॉइंट है वो GB3 है, तो उस पॉइंट को हम यूज करके देखेंगे। एब्ड्यूसेंस जो नर्व है वो आंख की मोटर नर्व है, उसके लिए पोन्स का पॉइंट है UB9। ये हम देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है कि जो भी फोर ब्रेन के पॉइंट है वो सेम है, मिड ब्रेन के हैं, कुछ पोन्स के हैं, कुछ मेडुला के हैं, ये सारे पॉइंट तो हैं ही, उसके अलावा जो नर्व्स के हैं वो अलग अलग पॉइंट है। तो ट्राइजिमिनल के लिए GB3 पॉइंट है वो हम देंगे। एब्ड्यूसेंस आंख की मोटर नर्व है, ये इसका भी पोन्स का पॉइंट UB9 है, और आईज ऑर्बिट का जो पॉइंट है वो I2 है। फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व के लिए पोन्स का पॉइंट है UB9, और इसका नर्व्स का जो पॉइंट है वो ट्रिपल वार्मर का 16A-1, ये वाला पॉइंट है। वेस्टिबुलर जो है हमारी सुनने के लिए है, कान से रिलेटेड होती है, इसमें भी ये पोन्स से होता है, इसका पोन्स का UB9 और स्मॉल इंटेस्टाइन का 80 नंबर का पॉइंट है। ग्लोसोफेरेंजियल ये हमारी टेस्ट के लिए होती है, टेस्ट के लिए इसका मेडुला से रिलेटेड होता है, तो मेडुला से इसका वहां से इसका जो पॉइंट है UB10 है, और ट्रिपल वार्मर का 22 पॉइंट है। इसके अलावा वेगस नर्व जो 10th नंबर की होती है वो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट नर्व होती है, जो सिर्फ बाकी सारी नर्व्स फेस तक रहती हैं, वेगस नर्व हमारी पूरी बॉडी में जाती है। तो ये इसका मेडुला का पॉइंट है UB10, और SMP पॉइंट स्टमक का पॉइंट है ST10A, और गॉल ब्लैडर का पॉइंट है 11B। फिर है हमारे एसेसरी नर्व, एसेसरी नर्व से मेडुला से रिलेटेड है ये, इसका UB10 और नर्व्स का पॉइंट है UB10A-1। फिर हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल नर्व हमारी टंग की नर्व है, जीभ की, उसका भी मेडुला का पॉइंट है UB10 और स्टमक का पॉइंट है 5A, ये नर्व का पॉइंट है। तो इस तरह से हमने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, क्रेनियल नर्व से रिलेटेड हैं। क्रेनियल नर्व से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखती है जो हम हमारे रिपोर्ट में आएगी, हम ऐसे नहीं समझ सकते कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर रिपोर्ट में किसी भी क्रेनियल नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम ND4, ND1B और इससे रिलेटेड ये वाले पॉइंट्स हम लेकर हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट्स लिख रखे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर पैरालिसिस है, पोलियो है, एपिलेप्सी, मिर्गी है, या ब्रेन के कोई भी प्रॉब्लम है तो ND3, ND3A और ND4
इस पर हमें उपचार करना चाहिए। और जहाँ पे ब्रेन में क्लॉट बना है उसी तरफ हम उपचार देंगे, उसके अपोजिट साइड नहीं देंगे। क्रेनियल नर्व का उपचार जहाँ पर क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है उसी साइड करना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन में बाई सिंड्रोम्स आते हैं। बाई सिंड्रोम्स में जब रुकावट होती है तो पेन होता है, सोरनेस होती है, नम्बनेस होती है। तो ऊपर के एरिया में जो न्यूरॉन की डिजीज होती है उसमें ये बाई सिंड्रोम्स आते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, इसमें फ्लैसिड सिंड्रोम्स होते हैं। तो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज ये बहुत रेयर होती है, इतनी ये जो आम जो BI सिंड्रोम्स की बात है, ये आपको टेटाइस 6 में मिलेगा। जी सर। ठीक है तो जी। ये की में और ब्लड में जो रुकावट होती है उससे बाई सिंड्रोम्स आते हैं। और ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में विवरण मिलेगा टेटाइस 6 में जी। और फ्लैसिड सिंड्रोम से होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें कि पेल्विक की तरफ बहुत पेन होता है और इरेक्शन में भी डिफिकल्टी होती है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन में डिजीज अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ्लैसिड सिंड्रोम्स उसके आते हैं। बाई सिंड्रोम्स में ब्रेन का अगर हमें उपचार करना है तो ND3, 3A और 4 पर देना है। और ब्रेन के जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसी ब्रेन के उसी एरिया में करेंगे। और हाथ पैर में अगर हमें पैरालिसिस हो रहा है तो पैरालिसिस में हम जिस साइड हमें पैरालिसिस आ रहा है तो हम अपोजिट साइड में उपचार करेंगे, उस साइड नहीं करेंगे, अपोजिट साइड करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन का हिस्सा ब्रेन में हम जहाँ पे पैरालिसिस होता है वहां नहीं होता है, उसके नेक्स्ट मतलब राइट में होता है तो हम लेफ्ट में उपचार करते हैं, और लेफ्ट में होता है तो हम राइट में उपचार करते हैं। फिर नेक्स्ट है फेशियल पैरालिसिस। अगर फेशियल पैरालिसिस में जहां पर लकवा हुआ है उधर ही हम उपचार देंगे। और फ्लैचर सिंड्रोम में स्पाइनल कॉर्ड में हम उपचार देंगे, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में हम उपचार देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी नर्व डिजनरेशन जो मेरिडियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है और न्यूरॉन से रिलेटेड है। हमारा जो नर्व से रिलेटेड है वो न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और पेरिफेरल नर्वस पूरा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा ध्यान सीधा नर्व से पे जाएगा, और उसकी हम एरिया को देख के उस पॉइंट को चूज करेंगे, और उसके साथ में जो जो पॉइंट हमें डॉक्टर वॉल ने बताए हैं तो हम उसके साथ में वो पॉइंट चूज करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी क्लास ली मैडम आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। और हमेशा समझ लीजिए कि स्पाइनल जहां पर आपका मेडुला है वहीं पर यू क्रॉस होते हैं, इसलिए मेडुला के नीचे जब भी आपको उपचार करना है तो उल्टी दिशा में करना है। ठीक है, नॉर्मली जब वो लकवा वगैरह बताया ना जहां कि उनमें, तो जहां इसीलिए कहा कि जिसमें लकवा हुआ है उसमें ऐसे चला जाएगा ना, तो लेफ्ट वाला राइट, लेफ्ट सर तो इसमें बोथ साइड नहीं दे सकते सर? बोथ साइड दे तो नहीं, बोथ साइड नॉर्मली जरूरत नहीं है, पहले जरूरत एक ही नहीं है। देना चाहिए, ओके सर। क्योंकि नॉर्मली अगर हाथ पैर में हुआ तो क्रॉस तो कर चुकी। वो ब्रेन की बात जब कह रहे हैं कि ऊपर वाले जब भी इसमें करें, इस एरिया में नाक आंख कहाँ कहीं करना हो तो उसी साइड में करें, क्योंकि यहाँ अभी क्रॉस नहीं किया उसने। सर राइट साइड अगर पूरी बॉडी में हुआ हो, फेस से लेकर टो तक हाँ से तो नेचुरली तब तो उल्टा हो गया, इधर वाला प्रभावित हो गया। तो उसमें ND3, ND4 हाँ और B और 3A दे देंगे सर। हाँ 3 दीजिए। ओके सर। सर क्लास बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ गया वेरी सर। गुड। ठीक, बहुत बहुत अच्छी रही। थैंक यू नीतू। बहुत थैंक बढ़िया। यू सो बहुत मच बढ़िया। मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो हम मच। लोग दोबारा जब हम लोग क्लास को बहुत उसमें बढ़िया देखेंगे नीतू जो हम जी, लोग बहुत बढ़िया। वीडियो, आपसे सीखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद हम लोग उसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में और अधिक आएगा, और ऐसे हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और इस ज्ञान को बढ़ाने का मूल उद्देश्य तो हम लोग समझ ही रहे हैं, हमको अपने के लिए आनंद लेना है, और वो आनंद हमको अल्टीमेटली हम आनंद लेंगे तो हम दूसरे वाले को भी आनंद दे पाएंगे। और हम तो खेमका माने जो अल्टीमेटली कहीं बड़ा भौतिक रूप से खेमका सर मौजूद होंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी कि हमारे शिष्य इतना बढ़िया कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वही वो एम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम, फिर हम लोग मिलते हैं। एक क्वेश्चन था सर। वो एक लड़का है 32-33 साल का है, वो उसके राइट साइड में पैरालिसिस हो रखा है, हाथ में भी और पैर में भी जी। वो गुजरात का है वो लड़का, उसके लिए क्या यही पॉइंट लगा सकते हाँ हैं? ये पॉइंट टोन करिए, पैरालिसिस है।
अच्छा, टोन करने हैं ये पॉइंट। लिसिस है, लिसिस। और सर उसमें हम ये करेंगे फिर उल्टे सर उल्टे उल्टी मिडिल दिशा। फिंगर और ये रिंग फिंगर पे भी हम अपोजिट फ्लो में दे सकते हैं कि 3 6 टोन 4 5 6 8 अपोजिट फ्लो। वो अभी चाइनीज क्लास है, चाइनीज। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने मुझे किसी को देना था इसलिए हाँ पूछ वो रही बिल्कुल, वो तो आपका आप वॉल्यूम आपके पास उसकी ब्रेन वाली वॉल्यूम 2 है कि नहीं? थी। सर और या आपका HB3 जी सर, वो तो पूरा है सर। पूरा पूरा दिया हुआ है उसमें, बहुत बढ़िया। जी सर, जी आगे सर। पेज में जाइए 80 ठीक ऑनवर्ड्स, सर। बहुत ओके बढ़िया सर। पूरा प्रोटोकॉल दिया, अपोजिट का ही, जी इस सर, एरिया में कहाँ का है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया किताब है। और इसी तरह ब्रेन 2 जो आगे पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग हैं अनीता मैम, आप लोग जो है वो जी। ब्रेन 2 वाली किताब ले लीजिए, ब्रेन 1 ब्रेन 2 दोनों। सर वो Spinal जो cord- बड़ी वाली वो जो वॉल्यूम है वो, अरे पतली वाली जो किताब दिखा, जिससे हम लोग दिखाते पढ़ाते हैं एक आध बार। हैंडबुक सर। हाँ हैंडबुक है वो। जी सर, हैंडबुक तो है सर। ना हैंडबुक 1 2 3 नहीं है, तो 1 2 3 4 नहीं है, वो तो हैंडबुक है। ब्रेन की 2 किताब है, एनाटॉमी पर एक किताब जो है स्पाइनल कॉर्ड पर है, और एक ब्रेन पर है। सर जो अभी छपी है सर, अभी कुछ दिन पहले सर वो, और वो साल भर से 2 साल हो गया, हाँ 1.5 साल साल। 2 साल, हाँ साल 1.5 साल हो वो गया। ले लीजिए कि अच्छी किताब है। जो आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरत होगी ना। अब आप जी छठवें सर। सातवें जा रहे हैं, 7वें जाएंगे तो नेचुरली वही सब पढ़ना पड़ेगा। वो ठीक सर, किताब बिल्कुल। मिलेगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स में है, वो कोर्स में नहीं मिलेगी, आपको उसी तरह कंसल्ट करना पड़ेगा। वो HB3 का एक्सटेंशन है। सर वो 9 में या 10 में है सर, वो इस ब्रेन की आई थिंक। हाँ पढ़ाते उससे हैं, है ना? हो सकता है। हाँ सर ये पढ़ाते उससे हैं, लेकिन ये ठीक इस सर। बुक की बात कर रहे हैं क्या सर? जी सर क्या आप इस बुक की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ, आपका दिख नहीं रहा वीडियो। ब्रेन एनाटॉमी रेडियोलॉजी डायग्नोसिस एक्यूट है। हाँ यही है, इसी बात कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेनिंग मैनुअल 2। हाँ ट्रेनिंग मैनुअल 2 और ट्रेनिंग मैनुअल जी। 1। ट्रेनिंग मैनुअल 1 जो है स्पाइनल कॉर्ड की है, 2 जो है ब्रेन की है। और अच्छी किताब है, अच्छा, उसमें काफी कुछ ठीक है, फिर मैं एलेबोरेटेड है वो भी वो। मंगा लूं। ये तो है मेरे पास। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं, 2 मिनट बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।